प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। इससे पहले के जितने भी पार्ट्स बने थे उसमें 30 क्वेश्चंस होते थे। आज के इस पार्ट्स में 50 क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट से उठाए गए हैं। यूजीसी नेट से उठाए ज़रूर गए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। जैसे इसमें आप लोग नवोन्मेष क्या होता है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थानथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, चक्रवात के बारे में, पैटर्नस्टर झील क्या होती है, समुद्र तट के कितने प्रकार होते हैं और महासागरीय नीतल के उच्चावच के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी मिलेंगे आपको। आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने मानव पारिस्थितिकी के रूप में भूगोल को परिभाषित किया है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, पहले भी आप लोग देखे होंगे। इसका आंसर है बैरोज। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भू आकृति में पुनर्युवन का स्थलाकृतिक प्रमाण या साक्ष्य क्या होता है? बताइए। इसमें बहुत सारे इसके आंसर होते हैं, लेकिन जो यूजीसी नेट में दिया गया था उसका आंसर है कटे फटे विसर्प, युग्मित घाटी वेदिकाएं, बहुचक्रीय घाटी। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ और बड़ा में लिखा रहता है। मैं आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे छोटे में लिख करके पूछना क्या चाह रहा है, इसका हमने प्रयास किया है कि कम समय में आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें। तो थोड़ा सा पुनर्युवन को विस्तार में देखते हैं। नवोन्मेष या पुनर्युवन तथा बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ। तो ये पुनर्युवन या नवोन्मेष की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो बहुचक्रीय होती हैं, ये जान लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई एक अपर्दन चक्र चल रहा हो और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए। बाधा उत्पन्न होने का मतलब ये है कि कोई स्थल खंड है और वह वृद्धावस्था में पहुंच चुका है, और तब तक वह स्थल क्या करे, ऊपर उठ जाए, उत्थान हो जाए वहाँ पे। तो वृद्धावस्था से वह फिर अपर्दन चक्र युवावस्था में पहुँच जाएगा। और जैसे पर्वतीय क्षेत्र में कोई अपर्दन चक्र चल रहा है यानी युवावस्था में है और वहाँ पे अवतलन हो जाए, तो फिर वहाँ का अपर्दन चक्र किस अवस्था में पहुँच जाएगा? वृद्धावस्था में। युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुँच जाएगा। तो परीक्षाओं में वैसे एग्जाम्पल्स देता है। इस जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इनको आप लोग ज़रूर से याद रखेंगे। ये नवोन्मेष के उदाहरण हैं। निक पॉइंट, घाटी के अंदर घाटी या दो तल्लों वाली घाटी, दो चक्रीय घाटी, नदी वेदिकाएँ, अधः कर्तित विसर्प तथा उत्थित संप्राय मैदान, ये सभी नवोन्मेष के या पुनर्युवन के उदाहरण हैं। तो इसको याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। गोंडों का मुख्य व्यवसाय है। गोंड मुख्य रूप से खेती करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्यों? आप जानते हैं कि वायुमंडल अधिकांशतः पृथ्वी से जो विकिरणित ऊष्मा है उसके द्वारा गर्म होता है। तो इसका आंसर है वायुमंडल धरातलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। आपका इसमें दिया हुआ है किस सन में नेट में ये प्रश्न पूछा गया, आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950। आजकल ट्रेंड चला है, केवल सन नहीं पूछता है, तारीख भी पूछता है, इसलिए इसका भी आप लोग याद करेंगे इन सब चीज़ों को। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल का प्राकृतिक घटक नहीं है? तो CFC, ये प्राकृतिक घटक नहीं है। अब वायुमंडल की प्राकृतिक घटक वाली गैसें कौन सी हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम। इसके आगे भी हैं, लेकिन इतना ही परीक्षाओं में इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। और इसका आप लोग परसेंटेज याद रखे होंगे। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%,
लेकिन एक आध परीक्षाओं में देखा गया कि डेसिमल तक ऑप्शन देता है, तो इन दोनों गैसों को आप डेसिमल तक याद करेंगे, जैसे 78.03, 20.99 ऐसे। उसके बाद से कई बार इन गैसों को दे देता है, कहता है घटते क्रम में अरेंज कीजिए इसको, यानी कि सबसे अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ इसको अरेंज करना है आपको। तो आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तक याद रखते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, नीचे का पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नीचे का पूछता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन और हीलियम दे देता है। तो एक छोटा सा फार्मूला मैंने इसके लिए बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नियॉन को मिला करके पढ़ेंगे हम लोग कहानी। कहानी सुनते हैं ना, कहानी ही तो है, तो कहानी क से कार्बन डाइऑक्साइड, हा से हाइड्रोजन और नी का नियॉन, ठीक है। तो इस तरह से उसको से हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा। इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हीलियम पहले था कि हाइड्रोजन था, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है, हाइड्रोजन तक की सभी गैसें भारी गैसें हैं और उसके बाद की गैसें हल्की गैसों की कैटेगरी में आती हैं। अब आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, किसने वह मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत में दूसरी योजना में योजना रणनीति का आधार बना? तो इसका आंसर है महालोनोविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार AW का क्या अर्थ है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। देखिए, हम लोग पढ़ाई करते समय हमेशा एक गलती करते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, हमने यहाँ पे AW का याद कर लिया, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये परीक्षा में आए। लेकिन आपको पता है कि कोपेन से प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं, तो इसका डिटेल अध्ययन करना चाहिए, न कि ऑप्शन पढ़े और आप चले गए। जब आप प्रश्नोत्तर आपको मिलता है और उसको देखते हैं पुराने साल का, तो आपको ये देखना चाहिए किस टॉपिक को उसने उठा रहा है, उस टॉपिक को आपको जा करके डिटेल में करना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा कोपेन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। कोपेन का यहाँ पे जलवायु वर्गीकरण देखिए। सबसे पहले जलवायु वर्गीकरण इन्होंने 1900 में अपना दिया था। प्रमुख जलवायु वर्ग कितने थे इसमें? 5 थे। इनको ABCD और E अक्षरों से इन्होंने डिनोट किया था। कोपेन ने कई सारा संशोधन करके इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जो पहला वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था वह डी कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित था। यह भी पूछा जाता है किसके वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित था, तो डी कैंडोल के। और यह जो इनका वर्गीकरण है वह मात्रात्मक और आनुभविक है। ये भी आप देखेंगे। इन्होंने कई बार संशोधन किया, लेकिन अंतिम संशोधन कब हुआ? 1953 में ये फाइनली आया। इसमें कितने वर्ग हो गए? 6 वर्ग हो गए। प्रमुख वर्ग पहले कितने थे? 5। इस अंतिम संशोधन के बाद इसमें जो है आपको 6 दिखता है। इसमें क्या बढ़ गया? H बढ़ गया। ABCDE वैसे ही रहा और H बढ़ गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये अंतिम संशोधित जो वर्गीकरण है उसको कोपेन गीगर पाल का वर्गीकरण नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आ जाए तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। अब इन्होंने बहुत सारे जलवायु वर्गीकरण छोटे छोटे उनको बताया है, लेकिन मुख्य जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको हम आपके सामने रखते हैं। AF क्या होता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसका मतलब है। AW उष्ण सवाना जलवायु, ये बहुत पूछा जाता है। AM से मानसूनी, आप ये तो याद ही रहता है अक्सर लोगों को। AM से उष्ण मानसूनी जलवायु। CF ये भी बहुत पूछा जाता है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। CW चीन तुल्य जलवायु। CS मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है परीक्षाओं में। सबसे ज़्यादा CS पूछा जाता है, AW पूछा जाता है और उसके बाद से CF पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। CS का मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु। अब ABCD जितना इन्होंने वर्गीकरण किया है उसमें आप देखेंगे तो B जलवायु ताप आधारित न होकर के वाष्पीकरण एवं वर्षण पे आधारित है। किस पे आधारित है? वाष्पीकरण एवं वर्षण पे। यहाँ तापमान का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जबकि अन्य सभी जलवायु ACDE ये सब जितने भी हैं ये तापमान आधारित हैं कि इतने डिग्री से इतना तापमान होना चाहिए। अब इसको डिटेल और जानना चाहिए आपको तो आप जाके डिटेल पढ़िएगा। फिलहाल जो कम से कम आपको कोपेन के बारे में जानना चाहिए वह चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ। तो इतना तो कम से कम आप लोग याद कर ही लीजिएगा। आगे चलते हैं। योजना आयोग द्वारा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? तो राजस्थान शुष्क क्षेत्र है इसका आंसर। अगला प्रश्न है हरिकेन।
कहाँ कहा जाता है हरिकेन? चक्रवात का ये नाम है हरिकेन। यूएसए और मैक्सिको में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। या टाइफून, टाइफून कहाँ कहते हैं? जापान और चाइना में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको टाइफून कहते हैं। या चक्रवात में बलवती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं, यानी साइक्लोन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड जो है कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है अक्षीय परिधि में। अब इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। ये है साइक्लोन, आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जो इसमें दिखाया गया है। इसमें आप बीच में देखिए आई है, आई जो होता है वो लो प्रेशर बेल्ट होता है, सबसे निम्न वायुदाब यहीं पे पाया जाता है। क्रमशः जैसे जैसे यहाँ से आप बाहर निकलेंगे वैसे वैसे दाब जो होता है वायुदाब वो बढ़ता जाता है। तो आई के बगल का जो वाल है उसे हम आई वाल कहते हैं। आई वाल में ही सबसे ज़्यादा तेज, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड जो है इसी में सर्कुलेट होती है। आगे चलते हैं। राजनीतिक भूगोल व विदेश नीति के मध्य संबंध का चित्रण किसने किया है? आंसर है कार्ल हाउसहोफर। अगला प्रश्न है झीलमाला, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैटरनास्टर लेक। ये कहाँ बनता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? तो हिमानियों द्वारा निर्मित होता है। ये कहाँ बनी होती है? हिमनदी सोपानों पर, यानी सीढ़ियाँ जो होती है हिमनद द्वारा निर्मित जो सीढ़ी होती है उस पर बनी होती है। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पैटरनास्टर झील का देखिए, ये हिमानी है, पहले फिगर में दिखाया गया है हिमानी है। इधर हिमानी दूसरे में भी दिख रहा है। तीसरे में देखेंगे आप वह झील दिख रही है, पैटरनास्टर झील। जैसे जैसे सोपान है, सीढ़ी नुमा दिख रहा है आपको तीसरे फिगर में कि सोपान है, और उस पर आपको झील पानी, जब ये हिम पिघल गया है तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया है। इकट्ठा होने के बाद जैसे ये लगता है कि इन सोपानों पर ये झीलें ऐसे दिखती हैं जैसे किसी माला में ये पिरोई गई हैं। ये बहुत ही आकर्षक देखने में लगती है। मैं देखा नहीं हूँ, मतलब ऐसा किताबों में मिलता है, बताया जाता है, या यहाँ देखने में भी आपको लग रहा है ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा, इसको आप रट जाइएगा, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। सांस्कृतिक परिमंडल, क्षेत्रीय अवस्थिति की सबसे बड़ी अवधारणा सांस्कृतिक परिमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थानथवेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? तो इसको आप याद तो कर लेंगे, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन पर आधारित है ये संशोधित। अब इसको थोड़ा सा थानथवेट का जो वर्गीकरण है उसको भी हम लोग विस्तार से कोपेन की तरह से ही देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इन्होंने अपना वर्गीकरण कब दिया था? 1931 में। यह किस पे आधारित था? वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता एवं वर्षा के मौसमी वितरण पर यह आधारित था। दूसरा वर्गीकरण दो ही बार इन्होंने दिया है, 1931 में पहला और दूसरा 1948 में। यही प्रश्न पूछा था कि दूसरा वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन पर ये आधारित है। तो ये नहीं है कि पहला वाला जो आधार था वो चला गया, वो रहा। इसमें भी वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता एवं वर्षा के मौसमी वितरण का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पर यह मुख्यतः आधारित है। अब इसमें प्रश्न आता है कई बार कि वर्षण प्रभाविता सूची या पीई इंडेक्स निकालने का फार्मूला थानथवेट का क्या था? तो उसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आपके सामने है। वर्षण प्रभाविता सूची के आधार पर थानथवेट ने विश्व को 5 आर्द्रता प्रदेशों में विभक्त किया है। पीई इंडेक्स के आधार पर प्रश्न आ सकता है कि थानथवेट ने कितने आर्द्रता प्रदेशों में विभक्त किया है? तो यह है 5। कई बार मैच द कॉलम में आता है, नेट में ही आया है, इसी में आगे इसका प्रश्न मिलेगा। आप आर्द्रता प्रदेश देख लीजिए, दिया हुआ है अत्यधिक आर्द्र को ए से, आर्द्र को बी से, उपार्द्र को सी से, अर्ध शुष्क को डी से और शुष्क को ई से दर्शाया है इन्होंने। अब पीई सूचकांक क्या है? तो आप इसको याद कैसे करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ याद करेंगे, शुष्क इधर याद रखेंगे, नीचे 16 से स्टार्ट करेंगे। तो 16 से 31 और ये 16 से नीचे, यानी कि 16 इसमें सम्मिलित नहीं है शुष्क वाले में, यानी 16 से नीचे का जो वैल्यू रहेगा पी वह आपका शुष्क होगा। 16 से 31, 31 के बाद से 32, ठीक है, 32 से 63 है आपको। तो
32 दूना क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, या 63 के बाद अगला स्टार्ट कर लीजिए। इसको याद करने का जो भी टेक्निक आपको अपनाना है वो अपना लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। ये आता है मैथ कॉलम में। तो जो सबसे अधिक वर्षा 128 या ऊपर का जो वर्षा है वह वर्षा वन, पी सूचकांक जिसका रहेगा वो वर्षा वन, हरे भरे रहेंगे। और पी सूचकांक 64 से 127 में वन पाए जाएंगे, 32 से 63 में घास के मैदान पाए जाएंगे, और 16 से 31 में स्टेपी, और 16 से कम जहाँ होगा वहाँ पे मरुस्थली वनस्पति आपको मिलती हैं। तो इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी यदि आप कुछ देखना चाहें तो डिटेल में पढ़िए, उसके लिए मना नहीं है। अभी परीक्षा आपका पीजीटी और टीजीटी का है, आपके पास समय कम है, तो कम से कम इतना आपको तैयार होना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा का संवर्धन, यानी कि इसका विकास किसने किया है। तो आप जानते हैं कि सांस्कृतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, कार्लो सावर। तो वही इसके संवर्धक हैं, कार्लो सावर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है। तो निक कहलाता है, गर्तस्थ। इसको नीचे भी पढ़ते हैं लोग, नीचे भी पढ़ते हैं लोग, तो निक, ठीक है। ये निक शब्द किसने दिया है, मैंने शब्दावलियों पर भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, उसमें भी ये मिल जाएगा। निक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। आगे चलते हैं। किसे समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो पादप प्लवक, तो इंग्लिश में ही याद कीजिए इसको, हिंदी कठिन लगता है। फाइटोप्लैंक्टन, हिंदी में भी लिख के फाइटोप्लैंक्टन आ जाता है, इसलिए इसका हिंदी मत याद कीजिएगा, इंग्लिश ही इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, संचयी आवृत्ति वितरण दर्शाया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, किस ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है। तो यह है आगिव, आगिव, ये याद रखिएगा। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये हो सकता है टीजीटी पीजीटी में भी आवे, हो सकता है इसी बार आ जाए, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। इसको देखिए, ये है आपका वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाया गया है, और इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी को प्लाट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोनी मिट्टी, सलाइन सॉइल किसका परिणाम होती है, यानी कैसे ये, इसका निर्माण कैसे हो जाता है, कैसे बनती हैं। तो इसका आंसर है उच्च दर का वाष्पीकरण, यानी कि वाष्पीकरण का दर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वह मिट्टी का बहुत थोड़ा निक्षालन। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, रिया किसका उदाहरण है। रिया क्या है, बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते हैं। रिया तट है, तट के प्रकार हैं, समुद्री तट है। तो रिया किसका उदाहरण है, तो निमग्न ऊपरीभूत तट का। अब यहाँ नहीं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, समुद्री तट को ही पूरा देख लेते हैं। आपको मैं कहा कि केवल आप इतना ही रट लिए कि रिया तट किसका उदाहरण, यानी कि तट और प्रकार के होते होंगे, तो उन तट के बारे में भी यदि वास्तव में आपको तैयारी करना है, आगे तक बढ़ना है, तो उस टॉपिक को प्रश्न आया तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आगे देखिए, समुद्री तट के प्रकार, ये है पहला रिया तट। फिगर में आप देख रहे होंगे, जैसे लग रहा है नदी आ रही है और उसमें सागर में मिल गई है, यानी कि उसकी घाटी ही अंदर चली गई है। तो ये रिया तट होता क्या है, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित घाटियों के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। यदि नदी घाटियाँ जो है वह अपर्दन करते करते सागर तल से नीचे तक जब अपर्दित कर देती है, उसमें सागर का पानी भर जाता है, तो वह रिया तट बन जाता है। दूसरा है फियोर्ड तट, ठीक उसी तरह से है। देखिए इस फिगर में दिखा रहा है, ग्लेशियर अपना हिमानी ऊपर से चल रही थी, लेकिन इसका अगला नीचे वाला कर्व देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अपर्दन हो गया, जो सी लेवल से नीचे आ गया और सी लेवल का पानी इसमें भर जा रहा है। तो यानी कि जो हिमानियों द्वारा घाटियाँ बनी हुई है, उसको समुद्र तल से नीचे जाने पर उसमें जो पानी भर जाता है उसको फियोर्ड तट कहते हैं। तीसरा है डाल्मेशियन तट। डाल्मेशियन तट क्या होता है, समुद्र तट के समानांतर फैली पर्वत श्रेणी, ठीक है, उनका अगर जो निमज्जन हो जाए, यानी कि सागर के अंदर वह समाहित हो जाए और उसमें ऊपर उठा हुआ कहीं कहीं भाग इसमें दिखाई देता है, जो द्वीप की तरह से दिखता है, तो यही जो तट बनता है उसको हम लोग डाल्मेशियन तट कहते हैं, यानी पर्वतों का इसमें समुद्र के नीचे उसका अवतलन हो गया है। हैफा तट कई बार पूछा जाता है, तो इसको जानिए। सागर तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से बनता है। निम्न भूमि जो है वह सागरी जल से यदि डूब जाता है, निमग्न
हो जाता है तो उसको तट को हम क्या कहते हैं, हैफा तट कहते हैं। इसकी एक खासियत है, ये कटा फटा नहीं होता है, इसमें घाटियों का अभाव होता है। और पांचवा है निर्गत समुद्री तट, यानी कि तटवर्ती क्षेत्रों में जो समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ से यदि उत्थान हो जाए और ऊपर आ जाए स्थलीय भाग तो उससे निर्मित जो तट होगा उसको निर्गत समुद्री तट कहेंगे। आगे चलते हैं। पादपों एवं पशुओं का प्रचुरतम प्रकार पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका आंसर है हाग। आपको मैं भूगोल के प्रमुख सिद्धांत और संकल्पनाओं का जो वीडियो बनाया है उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखिए भूसन्नति संकल्पना किसने दिया था, हाल ने दिया था। भूसन्नति शब्द किसने दिया था, डाना ने दिया था। अब भूसन्नति संकल्पना का वास्तविक विकास किसने किया, हाग, जो इस प्रश्न का उत्तर है। आगे चलते हैं। पर्वतों का पालना, क्रैडल ऑफ माउंटेन्स, किसे कहा जाता है, तो भू अभिनतियों को यानी जियोसिंक्लाइंस को पर्वतों का पालना कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत सामान्य प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्राम से नगर प्रवास का मुख्य कारण है। गांव से लोग क्यों शहर में आते हैं, रोजगार के लिए मुख्यतः, तो इसका आंसर है रोजगार। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है द्विचक्र सिद्धांत, भौम जल स्तर सिद्धांत, स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत, आक्रमण सिद्धांत। अब ये किसने दिया, ये भी हमारा जो वीडियो है उसको देखेंगे तो उससे मिल जाएगा। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैं बताया हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा ए का बी का ए, सी का डी और डी का सी। यानी द्विचक्र सिद्धांत डेविस ने दिया था, भौम जल स्तर सिद्धांत स्यूनर्टन ने दिया था, स्थैतिक जलमंडल सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, आक्रमण सिद्धांत मैलाट ने दिया था। आगे है लेटरल प्लेनेशन थियरी यानी पार्श्व समतलन सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं। ये किससे संबंधित है, पेडिमेंट निर्माण के संबंध में। किसने दिया था, गिलबर्ट ने दिया था। बहुत सामान्य प्रश्न है, ये भी मैं उस जो भूगोल के प्रमुख सिद्धांत संकल्पनाएं हैं उसमें ये सब चीज़ें हैं। आपको बार बार देखिए कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। वो वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर्सनल नोट्स है। ये भी मैं जब नेट की तैयारी करता था तो ये सब बनाया था प्रश्न, और इसको मैं डिटेल में तैयारी करता था। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ इन प्रश्नों को सीरियसली लीजिएगा। अगला प्रश्न है मिस्र नील नदी का उपहार है, यह कथन किसका है, हेरोडेटस का है, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। एक तरफ सतह दशा दिया हुआ है, दूसरे तरफ वर्षण क्षमता सूचकांक दिया हुआ है, और कह रहा है इसको मिलाना है आपको। अभी इसको हम लोगों ने थानथवेट वाले में देखा है, वही चीज़ देखिए आपके सामने यहाँ पे आ गया है। इधर आंसर है आपके सामने, वर्षा प्रचुर क्षेत्र 127, उससे अधिक वन 64 से 127, घास स्थल 32 से 63, स्टेपी 16 से 32 और मरुस्थल 16 से नीचे। तो यह है आंसर। आगे है 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था, क्रिस्टियन रानकिएर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है किसका विचार है कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए। तो इतिहास का भौगोलिक रूप से, इतिहास के पिता कौन थे, हेरोडोटस थे, वही ये कथन को दिए हैं। अगला प्रश्न है किस अरब विद्वान ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया। आंसर है अल इदरीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपीय ढाल का औसत ढाल कितना होता है। कई बार प्रश्न आ चुका है, हायर में आया है, पीजीटी में आया है, ये यूजीसी नेट में देख लीजिए जनवरी 2017 में आया हुआ है, तो ये भी बहुत कॉमन है। तो इसका आंसर है 4 डिग्री। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। महासागरीय नीतल के उच्चावच, इसमें कौन कौन से हैं नीतल, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गंभीर सागरीय मैदान, महाद्वीपीय गर्त। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल कितना होता है, 1 डिग्री या इससे कम होता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल का 4 डिग्री होता है, जो अभी प्रश्न आपके सामने था। गहराई देख लेते हैं महाद्वीपीय मग्न तट की, 150 से 200 मीटर तक गहराई होता है।
महाद्वीपीय मग्न ढाल 200 से 3000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। गंभीर सागरीय मैदान 3000 से 6000 मीटर, और महासागरीय गर्त अधिकतम जो भी गहरा होगा उसके नीचे। तो ये हो गया। औसत ढाल में आपको केवल 1 डिग्री और 4 डिग्री दिया था, उससे नीचे किसी का न पूछता है न उसको जानने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। क्षेत्रफल आप याद रखेंगे, सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है, तो महासागरीय गर्त के अंतर्गत आता है। कितना होता है, 7%। नीचे देखिए आप लोग, महाद्वीपीय मग्न तट 8.6% और महाद्वीपीय मग्न ढाल 8.5%। कई किताबों में दाएं बाएं मिल जाएगा, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत एथेंटिक। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितना भी मैं आंकड़ा आपको प्रस्तुत करता हूँ, देता हूँ, वो विश्वसनीय है। कहीं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकता। नहीं तो भूगोल की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस आंकड़े पर विश्वास किया जाए। तो मैं अपने परीक्षा अनुभव के आधार पे आपको मैं ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। अभी बहुत सारा मैटर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो मैटर दूंगा आपको वो हर परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसमें 8.5 हो गया, और गंभीर सागरीय मैदान कितना हो गया, 75.9%। अब थोड़ा सा इसका विस्तार देखते हैं। मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में है, और महाद्वीपीय मग्न ढाल का भी सर्वाधिक विस्तार किस में है, अटलांटिक महासागर में है। तो सबसे कम गंभीर सागरीय जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ होगा, परसेंटेज के हिसाब से अटलांटिक महासागर में होगा, क्योंकि यही देख रहे हैं कि आपका लगभग 25% तो यही लेके चला गया। तो गर्त वगैरह भी और एरिया ली होंगी, तो सबसे कम उसमें हो जाएगा। अब थोड़ा और विशेष चीज़ें देखते हैं। सबसे चौड़ा साइबेरियन सेल्फ, जो महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है, वो सबसे चौड़ा कहाँ है, साइबेरियन सेल्फ का है। ठीक है। दूसरा आपको दे रहा है महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में कि इस पे कैनियन तथा अंतः सागरीय कंदरगाहों की उपस्थिति पाई जाती है, लेकिन निक्षेपों का अभाव होता है। यहाँ पे कोई भी निक्षेप नहीं पाया जाता। कहाँ पे, महाद्वीपीय मग्न ढाल पे। जबकि यहाँ पे कैनियंस और अंतः सागरीय कंदराएँ किसकी विशेषता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल की। गंभीर सागरीय मैदान की देख लीजिए, ये प्रशांत महासागर में सबसे अधिक इसका विस्तार है। यदि देखा जाए पूरे ग्लोब पे तो गंभीर सागरीय मैदान किन अक्षांशों के बीच सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये भी एक आध जगह प्रश्न पूछा गया है। और सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरियाना गर्त है। आगे देखते हैं, प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको याद रखिएगा। अब जैसे आपको मैं कई बार कहा, आप इतना ही रटेंगे और चल देंगे आगे कि चलो ये आया। परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आवे, लेकिन प्रवाल भित्ति से प्रश्न आता है, इसलिए प्रवाल भित्ति को आप डिटेल में जा करके पढ़िए। और डिटेल में आप जा करके पढ़ते हैं तो लगेंगे इतिहास पढ़ने, आपके पास समय कम रहता है तो उसमें 2-4 ही प्रश्न बनते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार क्या है। इसका आंसर है प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। ये भी बहुत सामान्य प्रश्न है, बार बार हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सलाद टाइप का है, खाने में सलाद चाहिए होता है, उसी तरह से प्रश्न है। इकोटोन आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, प्रतिमान यानी पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन कुहन। ये भी वही है, सलाद ही हैं, बार बार आते रहेंगे आपको। देखिए नेट में ही 17 में पूछा है, 12 में पूछा है, अभी हायर का उठा लेंगे, हायर में पूछा है। आपका पीजीटी का भी पेपर उठाएंगे पिछला 2-3 बार का, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, तो इनको भी याद रखेंगे। कौन सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे। इसका आंसर है हमबोल्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरीय बसावटों की संख्या कितनी है, 6 है। याद रखेंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसको कठिन पूछ सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है 6 वर्ग आपके नगरों के। अब ये जनसंख्या के हिसाब से बांटे गए हैं, 5000 से कम ये रहेगा तो 6वां चरण का रहेगा, और 5000 से 9999 है तो ये
पंचम वर्ग का रहेगा नगर। 10,000 से 19,999, फिर देख रहे हैं 20,000 से 49,999, 50,000 से फिर 99,999, 1 लाख या उससे अधिक होगा तो फर्स्ट कैटेगरी का वह नगर कहा जाएगा। थोड़ा सा और एक डिटेल जानकारी ले लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लक्षी नगर जो हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरों की संख्या कितनी है भारत में? 53 है। आगे चलते हैं। किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? रट लीजिएगा, मार्क जेफरसन ने दिया था। अगला प्रश्न है, तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका आंसर है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी कहाँ पे? चमोली उत्तराखंड में है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? तो देख लीजिए, अलकनंदा की सहायक नदी है। यहीं पे, यहाँ इस नदी पे ये बांध बना हुआ है, परियोजना चल रही है। अगला प्रश्न है, भू राजनीति शब्द किसने प्रचलित किया? तो केजलिन ने। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानसिक मानचित्र की अवधारणा, ये भी प्रश्न आता है बार बार, किसने दिया था, विकसित किया था? गुल्ड एवं वाइट ने। सुमेलित कीजिए आ गया, एक तरफ तत्व दिया गया है और एक तरफ घनत्व दिया गया है। महासागरीय जल, महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय सीमांत। इसका आंसर आपके इधर सामने है, देख लीजिए। समुद्री जल का घनत्व 1.03 होता है, महासागरीय क्रस्ट का घनत्व 3.00 होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व होता है 2.70, यानी कि महाद्वीप से ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? महासागरीय क्रस्ट की होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट मोटा जरूर होता है लेकिन डेंसिटी इसकी कम होती है महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा। ठीक है, महाद्वीपीय सीमांत का कितना होता है? 2.40। तो इस तरह से ये देखिए, नेट जनवरी 2017 में पूछा गया था। आगे चलते हैं। किस लेखक ने समटी भूगोल यानी कि माइक्रो जियोग्राफी के क्षेत्र के सृजन के लिए सोशल फिजिक्स के सिद्धांत का विकास किया था? स्टीवर्ट व वांट्ज ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय जनसांख्यिकी संक्रमण की अवधारणा किसने दी थी? वेंडी का ने। इसको भी रट लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, वेंडी का वाला। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत का सबसे प्राचीनतम जो भाग होगा वहीं पे पाई जाएंगी। तो ये है अरावली श्रृंखला में पाई जाती हैं। पर्वतों में पूछा होगा, इसमें ऑप्शन जो होगा, इसलिए ये अरावली श्रृंखला आ रहा है। सबसे हमारे यहाँ प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। अब ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी देख लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, नेट में पूछा गया है, प्रश्न ऑलरेडी आया हुआ है। इस सीरीज की जो आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी, सीरीज में जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। इसमें कोई भी मैं अपने तरफ से प्रश्न बना के नहीं डालता हूँ, कोई सेट नहीं देता हूँ। ये परीक्षाओं में आया, अभी नेट का मैं सेट चला रहा हूँ। इसी के आधार पे आप लोगों को मैं टीजीटी और पीजीटी लेवल का प्रश्न देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें से भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे मेगालोपॉलिस, गाटमैन, शब्दावली पे भी मेरा वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिएगा सब्सक्राइब करके। अगला है, सुमेलित कीजिए, फिर देखिए। सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा। ये बहुत साधारण प्रश्न है। यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो दर्रों पर मेरा एक वीडियो बना है, उसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा। ये है मेरा, देखिए चैनल पे जाकर के इसको खोल के आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे आप याद करते रहिए, कोई मतलब नहीं है, तुरंत भूल जाएंगे। मेरा वीडियो देखिए, फार्मूले पे आ जाइए, कभी जीवन भर नहीं भूलेगा। इसको रिवीजन करना भी नहीं पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। सिस्टम, वेक्टर व रास्टर आंकड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। क्या चीज़ प्रयुक्त होता है, किस पे प्रयोग करते हैं इसका? GIS इसका आंसर है। और मेरा अंतिम प्रश्न है, आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम है? अब इसमें यहाँ पे आंसर है इसका 20 से 24।
प्रजनन आयु वर्ग क्या होता है, जैसे 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, ऐसे 4-4 साल पे बांट दिया। और सबसे ज़्यादा जो बच्चा पैदा करने का रेशियो है किस आयु वर्ग में देखने को मिलता है महिलाओं में, तो यह है 20 से 24 वर्ष। यही इसका आंसर है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा विलम्ब से अपना ये चैनल शुरू किया हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो टीजीटी, पीजीटी लेवल की परीक्षाओं के लिए आपको किसी किताब की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे काफ़ी हद तक अपने आप को परीक्षाओं के योग्य पाएंगे। और एक शिकायत है आप लोगों से, वीडियो देखते हैं, यदि अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें। पर्सनली आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग चैनल पर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।